वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2021 रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि यूनिट नंबर 2 है, शोध अभिवृत्ति, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च एंड स्टेप ऑफ रिसर्च। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शोध का अर्थ, परिभाषा है व शोध के चरण। इसमें से 100% क्वेश्चन आता है। आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठाकर देखेंगे तो आपको इस टॉपिक में से 2-3 क्वेश्चंस ज़रूर मिल जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। हमारा ये चैनल एनटीए नेट पेपर फर्स्ट कॉमर्स और मैनेजमेंट की कोचिंग फ्री दे रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं रिसर्च का अर्थ देख लेते हैं। शोध अथवा अनुसंधान का सामान्य अर्थ खोज करने से है। अगर आपसे कोई पूछे कि शोध का सामान्य अर्थ क्या है तो वह केवल है खोज करना। लेकिन हम आगे देखेंगे इसमें थोड़ा सा और डिटेल कि रिसर्च जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, री तथा सर्च। री का अर्थ होता है पुनः या बार बार, और सर्च का अर्थ है खोजना, खोज करना किसी चीज़ की। यदि हम दोनों वर्ड को मिला देते हैं तो रिसर्च का अर्थ हो जाता है पुनः या बार बार खोज करना। अगर हम इसका थोड़ा व्यापक अर्थ देखते हैं तो ज्ञान की खोज करना रिसर्च है। वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है। नवीन वस्तुओं की खोज और पुराने वस्तुओं ए सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सके, उसे शोध कहते हैं। शोध में क्या है, 2 चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। एक तो पहली बार हम किसी नई चीज़ की खोज कर रहे हों, और एक दूसरा वो कि जो पहले से ही खोजा हुआ है आप सबके सामने उपस्थित है, लेकिन उसमें भी कुछ नए तथ्यों को ढूंढना और नया परीक्षण करके कुछ उसी पुरानी चीज़ को मॉडिफाई करके नए रूप में प्रेजेंट करना भी एक तरह से रिसर्च है। चलिए हम इसमें और आगे देख लेते हैं। परिभाषाएं थोड़ी सी देख लेते हैं। इसमें 2 स्पेशल इम्पोर्टेंट परिभाषाएं रेडमैन और मोरी ने अपनी पुस्तक द रोमांस ऑफ रिसर्च में शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। इन्होंने ये कहा कि हम जो नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो हम सिस्टमेटिकली प्रयास करते हैं ना, उसको हम रिसर्च कहते हैं। और लुनबर्ग ने शोध को परिभाषित करते हुए लिखा कि अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, साधारणीकरण एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त क्रम विषयक और व्यवस्थित पद्धति है। रेडमैन और मोरी की परिभाषा बहुत इजी है, थोड़ा लुनबर्ग की थोड़ी इसमें थोड़ी टफ देखने को मिलती है। लेकिन आपको रिसर्च की परिभाषा याद करने के लिए ये नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और रिसर्च क्या है वो ध्यान रखना है। री यानी पुनः या बार बार, और सर्च मतलब खोज करना। तो किसी चीज़ की हम बार बार खोज करते हैं, किसी नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है इससे, या जो पहले से उपस्थित है उसमें हम कुछ नया खोज कर निकालते हैं, तो वह भी रिसर्च की श्रेणी में आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका टॉपिक है अनुसंधान प्रक्रिया के चरण, स्टेप ऑफ रिसर्च। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, यानी एक क्वेश्चन आपको स्टेप ऑफ रिसर्च में देखने को मिलेगा। 100% है ये। और मैंने ये रिसर्च के जो स्टेप है पूरे डिटेल में आपको बता रहा हूँ, और इन चरणों को आपको याद करना है, इन स्टेप को आपको याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा। वो आगे पीछे कर देंगे, आपको बोलेंगे सिस्टमेटिकली इसको सेट कीजिए। और 100% अगर आपने
पुराने पेपर उठाए और आपने वो देखे हैं तो आप देखेंगे इसमें ये क्वेश्चन आपको 100 मिलेगा, 100% मिलेगा। स्टेप ऑफ रिसर्च, पहले इसमें जो चरण है वो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम क्या है, यानी रिसर्च की शुरुआत ही प्रॉब्लम के सिलेक्शन से होती है। अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो प्रॉब्लम का, किसी आइडेंटिफाई कर रहे हो किसी प्रॉब्लम को, तो वहीं से आपकी रिसर्च स्टार्ट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उस रिसर्च जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड कभी किसी ने कोई पहले रिसर्च की है तो उसका हम रिव्यू करते हैं, उसका हम सर्वे करते हैं। सर्वे ऑफ लिटरेचर रिलेटेड टू प्रॉब्लम, जो हमने प्रॉब्लम का सिलेक्शन किया है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी ने पहले रिसर्च की है तो उसका हमें रिव्यू करना होता है। ये इसका सेकंड स्टेप है। फिर उसके बाद हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं, मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फिर हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और परिकल्पनाओं में भी अगर मैं डिटेल में बताऊं तो दो परिकल्पनाएं लेके चलते हैं, एक H0 और एक H1। अगर H0 एक्सेप्ट नहीं होती है तो अल्टरनेटिव इसकी हाइपोथेसिस होती है H1। तो H0 अगर एक्सेप्ट नहीं होती है तो H1 पे हमें वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर हम उसके बाद करते हैं शोध की रूपरेखा, शोध प्रारूप तैयार करना कि कैसे हम करेंगे इसको। शोध हम जो भी हमने पहले शोध के लिए डिसाइड कर लिया है कि परिकल्पना, उस पर हम किस तरीके से आगे चलने वाले हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, ये देखना होता है। उसके बाद उससे रिलेटेड आंकड़ों व तथ्यों का संकलन करना होता है। जो हम शोध कर रहे हैं, जो हमने समस्या का चयन किया है, उस समस्या से पहले रिलेटेड किसी ने अगर रिसर्च की है उसको हमने देख लिया। फिर हमने अपनी परिकल्पना का निर्माण किया। शोध जो रिसर्च डिज़ाइन है वो हमने बना ली है। तो फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी डेटा हैं, फैक्ट्स हैं, उन्हें हमें कलेक्ट करना होता है। तो फिफ्थ अपना जो स्टेप है वो है कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फैक्ट्स। फिर उन कलेक्ट किए हुए डाटा और फैक्ट को हमें एनालिसिस करना होता है। आंकड़ों तथ्यों का विश्लेषण करना होता है। 6 नंबर स्टेप है एनालिसिस ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स, जो कि हमने कलेक्ट किए हमारी समस्या से संबंधित। फिर हमने जो पहले परिकल्पना ली हुई है, जैसे मैंने बता दिया कि हाइपोथेसिस 0 और एक हाइपोथेसिस 1 होती है, जिसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन होती है, तो वो H1 होती है। परिकल्पना की जांच करते हैं, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की हमने जो परिकल्पना ली थी वो सही है कि नहीं है। इसको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, जो मैंने आपको इससे पहला एक वीडियो बताया था कि पैरामेट्रिक्स टेस्ट होते हैं और नॉन पैरामेट्रिक्स टेस्ट होते हैं, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, इसके अलावा अनोवा होता है, काई स्क्वायर होता है। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। उसके बाद अगर हम आगे देखें इसमें, उसके बाद हमें करना पड़ता है जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, सामान्यकरण एवं व्याख्या करना। ये जितने भी हमने इसके निष्कर्ष निकालने चाहे हैं, हमारी जो भी अभी तक जो रिपोर्ट बन रही है वो किस और हमें लेके जा रही है, उससे रिलेटेड कुछ हमें इसका इंटरप्रिटेशन करना होता है, उसका निष्कर्ष निकालना होता है, उसको जनरलाइज करना होता है। तो अपना जो 8 नंबर स्टेप होगा वो होगा सामान्यीकरण और व्याख्या करना। और लास्ट हमारा स्टेप हो जाता है शोध प्रतिवेदन तैयार करना। जो भी हमने रिसर्च से संबंधित चीज़ें प्राप्त की है उसको एक रिपोर्ट में हम डाल देते हैं। शोध प्रतिवेदन तैयार करना होता है, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें समस्या का चयन करना है, समस्या का चयन करके रिव्यू करना है लिटरेचर को रिलेटेड टू प्रॉब्लम। सेकंड नंबर स्टेप अपना ये था। उसके बाद हम मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण करते हैं। फिर हम शोध रूपरेखा को तैयार करते हैं, उससे रिलेटेड आंकड़ों का संकलन करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स करते हैं। उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं डेटा और फैक्ट्स का। उसके बाद अपनी जो हाइपोथेसिस ली है वो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस स्टेप आता है।
फिर उसका जनरलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर हम प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट बना देते हैं। इस तरीके से ये 9 स्टेप बन जाते हैं। ये काफ़ी डिटेल में बताया गया है मैंने, आपको किसी बुक्स में इससे भी शॉर्ट में मिल सकते हैं, और हो सकता है इससे भी शॉर्ट हो सकते हैं, हो सकता है इससे भी डिटेल हो सकते हैं, लेकिन जितना मुझे लगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% बनता है तो मैंने वो वाले इसमें फैक्ट और डेटा डाल दिए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।